जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। किसने कहा था? स्ट्रैंग। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है? पक्का? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। अब मैं 2-3 जो लिखा रहे हो ना भाई, इंपॉर्टेंट को नहीं भाई, थारे मन में आवा तो याद कर लीजिए, ना आवा तो छोड़ दीजिए। मैं साथ साथ बता रहा हूं आपको, पढ़ाऊंगा पूरा, लेकिन साथ साथ में इमेज बना के चलना कि सर ए चीज बही जैकान में छोड़ सका ना, बांधते रेड निशान दे दीजिए कि आज चीज़ नाफा नहीं भी पढ़ा तो कोई बहुत बड़ा फर्क कौन पड़ा। बस लिख इसलिए रहे हैं कि कई बार नहीं लिखाऊंगा तो आपको लगेगा सर ने छोड़ दिया। उत्पाती अवस्था किसे कहा जाता है? ट्रबलसम स्टेज। उत्पाती अवस्था बाल्य अवस्था को कहा जाता है। किसी ने नहीं कहा है, बस आपको याद रखना उत्पाती अवस्था मतलब यहां बच्चों बदमाशी बहुत करे, उछलकूद बहुत करे, तो ट्रबलसम स्टेज कहते हैं इसको। सारस की आयु किसे कहा जाता है? यह भी बाल्यावस्था। सारस को मतलब समझ रहे हो? अरे दो जीव हैं, बगुला और सारस। होशियार कौन हो? बगुलो चतुर हो, सारस भोलो हो। बाल्यावस्था का टाबर में भोलापन होता है, हर चीज को फॉलो करेगा, घर वाले कहेंगे उस चीज को मानेगा, टीचर कहेगा उसको मानेगा, हर चीज को अच्छे से मानता है, मतलब मन में बेईमानी नहीं होती उसके, तो इसलिए उसको सारस स्टॉक एज बोलते हैं। और एक वर्ड लिखना आप, गंदी आयु, डर्टी एज। गंदी आयु में बाल्यावस्था नहीं आएगा, वैसे पूर्व बाल्यावस्था लिखना आप, क्योंकि बच्चा यहां झूठ बोलना शुरू कर देता है, इसलिए गंदी अवस्था बोलते हैं इसको, पूर्व बाल्यावस्था। गंदी आयु किसे कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को। और एक लाइन और लिख लो, भाषा विकास की सर्वश्रेष्ठ अवस्था। भाषा विकास की सर्वश्रेष्ठ अवस्था किसे कहते हैं? भाषा विकास की सर्वश्रेष्ठ अवस्था। अब यहां भी मैं एक डिस्कशन कर रहा हूं आप लोगों के साथ, माइंड में रखना इस चीज को। चीजें क्लासरूम में जो बताता हूं ना, वो माइंड में सेव कर लिया करो, ये बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे क्लासरूम में। भाषा पे 3 टाइप के प्रश्न आए हैं आज तक। भाषा की संवेदनशील अवधि क्या है? कोई बच्चा बताएगा? ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। मतलब मैं क्लास में की चीज डिस्कशन करता हूं आप लोगों के साथ, यदि आप कॉन्शियस रहते हैं तो। यदि आप एक जोन में बैठे हैं क्लास में, ग्रोथ जोन में बैठ के पढ़ रहे हैं ना, तब तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि सर भाषा पे ए का 3 प्रश्न आया थे, मान क्लास में डिस्कशन करे और हमारे याद है। अर्थ कंफर्ट जोन में बैठ के क्लास ले रहे हो, जना थे जो लिखोगा ना और बन रटोगा 2-3 बार, जना ये चीज याद रहेंगे नहीं, कुछ भी याद कौन रहेगा, ठीक है ना। तो और तीसरा फियर जोन होता ही है, जो आप लोगों के दिमाग में रहता ही है, गुरुजी आओगो को नहीं आवे, ओसी को नहीं ओसी, पतो को नहीं। ये दोनों गंदा जोन हुए, कंफर्ट और फियर जोन। ग्रोथ जोन में मतलब जो चीज तुम कर रहे हो वो चीज दिमाग में जाके सेव हो रही है। तुम 5 घंटे पढ़ाई करोगे, वो भी तुम्हें लर्न हो रही है, वो याद रहेगी, वो ग्रोथ जोन होता है। वहां डर नहीं होता है, वहां कंफर्ट नहीं होता है, वहां तुम उत्साही होते हो, सजग होते हो। भाषा की संवेदनशील अवधि होती है ना, वो होती है 2 से 6 वर्ष। सेंसिटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस समय भाषा पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ बच्चे की जो चीजें गलत होती हैं, गलतियां जो भाषा में होती हैं, वो होती है इस अवस्था में। अब जो आपकी तो पता नहीं, मेरी तो स्कूलिंग बहुत गंदी हुई हुई है, तो हमारी स्कूलिंग इतनी गंदी थी, उसका नुकसान हमें आज भी भुगतना पड़ता है। समझ रहे हो आप? ये तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो गए, ऑब्जेक्टिव नहीं हो तो मेरे तो बहुत समस्या है। चलो मैंने नेट सब्जेक्टिव एग्जाम से की मेहनत से, बट मैंने आरएस को जितना टाइम दिया ना, मैंने आरएस की जितनी प्रिपरेशन की ना, उतनी मैंने किसी एग्जाम की नहीं की। बट मैं नहीं बन पाया क्योंकि मेरे हिंदी में नंबर आते ही नहीं थे। और ऐसा नहीं कि मेरा व्याकरण के 50 नंबर में से मेरे 49-48 ही नंबर आते थे, मेरे आगे वाले पार्ट में मेरे कभी नंबर ही नहीं आए। राइटिंग बेहद खराब थी,
और ये प्रारंभिक टाइम था, वहां भाषा का सेंसिटिव टाइम होता है। वहां यदि टीचर आपको चीजों को ढंग से लिखा दे, आपकी गलतियों को बता दे, तो उस समय चीजें जो बन जाती हैं वो बड़ी बेस्ट होती हैं। फिर भी सुधारा जा सकता है, वो है 6 से 12 वर्ष। इसको बोला है सर्वश्रेष्ठ। यहां आपकी भाषा जिस लेवल पे पहुंचनी होती है वो पहुंच जाती है, समझ रहे हो आप। और फिर जो किशोर अवस्था, इस पे तो पूछ रहा है, सर्वश्रेष्ठ पूछेगा आपसे कि सबसे बेस्ट अवस्था कौन सी होती है, तो ये सेंसिटिव कहां मैंने बता दिया 2 से 6 वर्ष है। यहां ध्यान देना जरूरी है, यहां जो गलतियां बन जाएंगी वो लास्ट टाइम तक प्रभावित करेंगी। फिर साहित्यिक भाषा, अलंकारिक भाषा, अलंकारी जानो ना, बाल्य अवस्था में सीधी बात बोले को, किशोर अवस्था में थे टाबरा की बात सुनियो, बाका मैसेज देखियो, या थारथे भी मैसेज कराया होगा, लेटर लिखा थे कोई, कितने लड़के जिन्होंने लेटर लिखे हैं, हाथ ईमानदारी सोचे करना, 1 2 3, बहुत बढ़िया। लेटर लड़कियों को लिखे थे या मम्मी पापा को लिखे थे? अरे मैं उन गर्लफ्रेंड वाले लेटर की बात कर रहा हूं, 3 बच्चों ने लिखे हैं, बाकी ने नहीं लिखे किसी ने। आप देखना आपके लेटर जो आपने लिखे थे, आपको याद होगी उसमें आपने जो भाषा यूज की थी ना, वो इतनी गजब लिखी थी आपने, मतलब ऐ की उपमा थी आगली आसमान पर चढ़ गई होगी, मन लगा कि हालांकि वही है जो भी है। किशोर अवस्था में जब टापर बात करे ना, तो वो ऐ का शब्द ढूंढ के लावा कि आगली ने इजा टच करे, और आगे लगा कि बस जो भी है, जो चांद यू ही है, अपना नूर यू ही है। और बाल्य अवस्था में बच्चों सीधी बात करेगा, सही शब्द इस्तेमाल करेगा, लेकिन किशोर अवस्था में अतिशयोक्ति आएगी, उसमें अलंकारिक यूज करेगा, चढ़ाने की कोशिश करेगा। तो साहित्यिक भाषा कहां डेवलप होती है? भाषा का सर्वश्रेष्ठ समय कहां पे है? संवेदनशील अवधि कौन सी है? अब ये तीनों प्रश्न दिमाग में रहने चाहिए हमेशा आपके। अभी भाषा का चर्चा आ गई इसलिए मैंने तीनों चीजें डिस्क्राइब कर दी है यहाँ पे, अब ये याद रहेंगी हमेशा आपके। और ये प्रश्न तीनों आए हुए हैं, देख लो आप, लिख लिया, समझ गए। भाषा विकास की सर्वश्रेष्ठ अवस्था कौन सी है? बाल्य अवस्था। संवेदनशील अवधि कौन सी है? 2 से 6 वर्ष। और साहित्यिक भाषा कहां डेवलप होती है? किशोर अवस्था। साहित्य मतलब अलंकारिक भाषा, बढ़िया बढ़िया उपमा दो थे। ओके, डन। अब आ जाओ बाल्य अवस्था की विशेषता। हेडलाइन डालो, बाल्य अवस्था की विशेषता। बाल्य अवस्था की विशेषता रटना नहीं है, मैंने कहा बहुत इजी वे में समझ लेना। शैशव अवस्था की जो विशेषताएं, उसी का उत्तरोत्तर विकास क्या है? बाल्यावस्था है। जब मैंने आपको शैशव अवस्था पढ़ाई, मैंने जब इन्फेंसी स्टेज आपको पढ़ाई, तो शैशव अवस्था में मैंने जो पहली विशेषता आपको लिखाई थी, वो क्या लिखाई थी? शारीरिक और मानसिक विकास के हुए बहुत तेज हुए। मानसिक विकास में भी क्या होता है? बहुत तेज होता है। कहां पे? शेष अवस्था में। यहां पे क्या जाएगा? वहां तेज है, यहां पे क्या आएगा? बस इतना ही चेंज करना आपको। यदि वहां तेज है, इसका मतलब धीमा कहां होता है? बाल्य अवस्था में होता है। तो सबसे धीमो या मंद विकास जो हुआ है ना, शारीरिक और मानसिक, या शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता कहां आती है? स्टेबिलिटी कहां आती है? तो आपको याद रखना है 6 से 12 वर्ष। वहां हमने पढ़ा कि शारीरिक मानसिक विकास तेज होता है। बाल्य अवस्था में पहली विशेषता क्या हो जाएगी? शारीरिक और मानसिक विकास में क्या आ जाएगी? स्थिरता आ जाएगी। या सबसे धीमा विकास जो होता है वो बच्चे का कहाँ होता है? बाल्य अवस्था में होता है। माइंड में फीड कर लेना, कई बार प्रश्न आएगा आपके कि विकास तेज होता है किसके बजाय, ऐसे प्रश्न की भाषा आती है। तो वहां लिखा आएगा पूर्व बाल्य अवस्था उत्तर बचपन अवस्था के बजाय। जैसे रीट 2022 का ही प्रश्न था, ऐसे प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। शेष अवस्था उत्तर बाल्य अवस्था के बजाय, ऐसे, ठीक है। पूर्व किशोर अवस्था उत्तर किशोर अवस्था के बजाय। तो ये दिमाग में रखना है कि मध्य बाल्य अवस्था में 6 से 12 वर्ष में आपका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट दोनों एकदम से रुक जाते हैं, मतलब उस गति से नहीं होते जिस गति से शेष अवस्था और किशोर अवस्था में होंगे। नंबर 2 पे मैंने शेष अवस्था में दूसरी विशेषता आपको पढ़ाई थी कि बच्चा काल्पनिक जगत में निवास करता है।
इमेजिनरी होता है वो उसी को सत्य मानता है। परियों की कहानियां, छोटा भीम, सोन परी, वो उसको रियल मानता है, उसे लगता है ये सब सच है, शक्तिमान सच है। लेकिन बाल्य अवस्था में बच्चा उस चीज को रियलिटी के धरातल पर देखता है, तो वास्तविक जगत में निवास करेगा वो कि सच में क्या है। वहां काल्पनिक जगत था, यहां क्या आ गया, वास्तविक जगत। मतलब बच्चा आपसे पूछ सकता कि यथार्थवादी बच्चा कब बनता है, रियलिस्टिक बच्चा कौन सी अवस्था में बनता है, बाल्य अवस्था में बनेगा। काल्पनिक बच्चा कहां होता है, शेष अवस्था में भी काल्पनिक है, किशोर अवस्था में भी काल्पनिक है। दोनों चीजें याद रखना, कंपैरिजन पढ़ना, दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी ये अवस्थाएं आपको। शेष अवस्था में भी काल्पनिक है, किशोर अवस्था में भी काल्पनिक है। तो वास्तविक बच्चा कहां बनता है, वास्तविकता की अवस्था किसको बोलते हैं, बाल्य अवस्था। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट है, यथार्थता या वास्तविकता की अवस्था केवल किसे कहा जाता है, बाल्य अवस्था को। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को, नहीं है। 3 नंबर पे मैंने वहां शेष अवस्था में आपको पढ़ाया था कि बच्चा दूसरों पे डिपेंड होता है, परनिर्भरता, मम्मी पापा भाई बहन हर सबसे मदद मांगता है। किशोर अवस्था में क्या आएगा, वो आत्मनिर्भर बनेगा, अपना काम खुद करेगा, खुद नहाएगा, खुद कपड़े पहनेगा, खुद होमवर्क करेगा, हर चीज खुद करेगा। तो वहां मैंने पढ़ाया परनिर्भरता, यहां पे क्या आ रहा है, आत्मनिर्भरता। तो आत्मनिर्भरता का विकास कहां होता है, बाल्यावस्था। वहां मैंने एक विशेषता पढ़ाई थी 4 नंबर पे, कौन सी, आत्म प्रेम पढ़ाई थी। सेल्फ लव करता है वो, अपने अलावा किसी और को अच्छा नहीं मानता वो। उसकी मम्मा दूसरे बच्चे को गोद ले लेगी तो वो रोने लगेगा, चिल्लाएगा, आपने उसको कैसे ले लिया। उसको लगता है कि मैं ही हूं भगवान श्री कृष्ण, मैं ही भगवान राम हूं, मेरे जैसे को कोई सुंदर को नहीं, खूबसूरत को नहीं, चाहे उसकी शक्ल में 12 बज रहे हो। लेकिन शेष अवस्था को टापर अपना आपने दुनिया को सबसे खूबसूरत टापर माना है। वो है अपने से बहुत प्यार करता है वो। धीरे धीरे जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो अपने से प्यार खत्म होता है। आप में से अधिकतर बच्चे खुद से प्यार नहीं करते, आपको बताऊं मैं। अपन खुद से प्यार नहीं करते। खुद से प्यार करोगे तो क्या करोगे आप, मॉर्निंग में 5 बजे 4 बजे उठोगे, एक रूटीन जियोगे, ठीक है। आप ग्रीन टी पियोगे, ठीक है। आप गर्म पानी के 2 गिलास पियोगे, ठीक है। आप 5 मिनट मेडिटेशन योगा करोगे, फिर आपने एक रूटीन जियोगे, आप पूरा डिसिप्लिन से जिंदगी जियोगे कहीं आप। लेकिन अपन अपने आप से प्यार करना बंद कर देते हैं जैसे जैसे आयु बढ़ती है अपनी। अभी तो तुम अपने आप से कुछ भी प्यार नहीं करते। तुम अपने आप से जो बच्चा प्यार करेगा ना, वो मात्र 6 महीने 1 साल के भीतर गवर्नमेंट नौकरी लग जाएगा, जो बच्चा अपने आप से प्यार करेगा। तुम करते ही नहीं हो, तुम पता नहीं किस किस के प्यार के पीछे पड़े हो। सेल्फ लव खत्म हो जाता है तुम लोगों में। ये प्रॉब्लम है हमारी जैसे आयु बढ़ती है। फिर जैसे तुम वृद्धावस्था में जाओगे ना, फिर तुम्हें खुद से प्यार होता है, लेकिन तब तक शरीर जवाब दे चुका होता है। फिर बहुत इच्छा होती है, मैं मेरे लिए ये करूं, मैं मेरे लिए ये कर लूं, हर चीज खाने की, पीने की, घूमने की, सब इच्छाएं होती हैं। लेकिन उस समय तक परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं। बाल्यावस्था में बच्चा खुद से तो प्यार करेगा नॉर्मल, लेकिन दूसरों से बहुत करेगा। दूसरे मतलब मम्मी पापा भाई बहन, दूसरों की मदद करेगा। इसको बोलते हैं अपन बहिर्मुखी पर्सनैलिटी बनना शुरू हो जाता है। शेष अवस्था में पर्सनैलिटी क्या होता है, इंट्रोवर्ट होता है, अपने आप तक सीमित है, वो आत्म केंद्रित है। और बाल्यावस्था में बच्चा क्या बन रहा है, एक्सट्रोवर्ट बन रहा है, दूसरों से प्यार करता है, दूसरों से बातचीत करता है, दूसरे लोग उसके लिए इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। तो लिख लो बाल्यावस्था में बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, बहिर्मुखी जान गए क्या? अरे 2 पर्सनैलिटी हुए, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट होता है जो केवल अपने आप से मतलब रखता है, और एक्सट्रोवर्ट होता है बहिर्मुखी जो दूसरों से भी ज्यादा मतलब रखता है, अपने आप से ज्यादा, दूसरों के लिए जीता है वो। ये होता है बहिर्मुखी। और बाल्यावस्था में बच्चा, मैंने कहा, बहुत सोशल होता है, और जो सामाजिक होगा ना वो बहिर्मुखी बन जाता है। तो शेष अवस्था में ऑटोमेटिक बच्चा इंट्रोवर्ट हो गया। नेक्स्ट, शेष अवस्था में मैंने एक विशेषता लिखाई थी आपको कि बच्चे में ना तो सामाजिकता है और ना ही नैतिकता है।
मतलब लेक ऑफ मोरलिटी है, कई बार प्रश्न भी आता है। तो बच्चे में सामाजिकता और नैतिकता का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। लिख लो, सामाजिकता और नैतिकता का सर्वाधिक विकास। सामाजिकता व नैतिकता का कौन सा विकास होता है? सर्वाधिक, सबसे ज्यादा होता है। सामाजिकता और नैतिकता का सर्वाधिक विकास, ये याद रखना। किशोर अवस्था में बच्चा नैतिक सामाजिक होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना बाल्य अवस्था में होता है। किशोर अवस्था में बच्चा प्रश्नचिन्ह लगाता है, उसका सामाजिकरण जटिल हो जाता है। यहां उसका सामाजिकरण है एकदम से समाज के अनुकूल। सबसे अधिक सामाजिक यदि बच्चा कहीं होता है तो बाल्य अवस्था, सबसे अधिक मॉरल यदि बच्चा कहीं होता है तो कहां होता है? बाल्य अवस्था। किशोर अवस्था में ये दोनों चीजें हैं, लेकिन वो लेवल नहीं है जो कहां पे है? बाल्य अवस्था। फिर मैंने शेष अवस्था में एक विशेषता लिखाई थी आपको, जिज्ञासा की प्रवृत्ति लिखाई थी ना। प्रश्न बहुत पूछता है हर चीज के, ये क्यों, ये क्या, ये क्या, ये क्या। तो क्या बाल्यावस्था में जिज्ञासा कम होगी या ज्यादा होगी? बाल्यावस्था में जिज्ञासा, बाल्यावस्था में जिज्ञासा बढ़ जाती है। मतलब पहले प्रश्न साधारण पूछेगा शेष अवस्था में, बाल्यावस्था में प्रश्न पूछेगा क्यों, कैसे, यानी वो यहां टीचर को परेशानी में डालता है। तो जिज्ञासा क्या हो जाएगी? प्रबल जिज्ञासा, फोर्सफुल क्यूरियोसिटी। तो प्रबलता आ जाएगी जिज्ञासा में। तो प्रबल जिज्ञासा लिख लो आप, प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति। मतलब शेष अवस्था से ही आगे बढ़ रहे हैं अपन, उन्हीं की बहुत सारी विशेषताएं ले ली मैंने यहां पे। बताओ आप, शेष अवस्था में मैंने एक विशेषता पढ़ाई आपको, काम प्रवृत्ति। तीनों अवस्थाओं का सुन लेना आप। सेक्सुअल इंस्टिक्ट शेष अवस्था में भी होती है, किशोर अवस्था में बहुत चरम लेवल पे होती है। बाल्यावस्था में सेक्सुअल इंस्टिक्ट नहीं होती है। ये इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही बन जाता है, भाई शेष अवस्था और किशोर अवस्था में है, किस अवस्था में नहीं है? ज्यादा किस अवस्था में है? किशोर अवस्था में। शेष अवस्था में बच्चा चूसता है और काटता है। चूसना और काटना दोनों ही सेक्सुअल इंस्टिक्ट होते हैं, काम प्रवृत्ति के परिचायक होते हैं। यद्यपि बच्चा उसका अर्थ नहीं समझता, लेकिन वो उसकी पूर्ति कर रहा है, उसको खुद नहीं पता, उसकी वो लिबिडो काम करवा रही है उससे। इसलिए वो कोई टाबर के जब भी लड़ाई हुआ तो बटकों पर है। अपने टाइम में बच्चे बटके भरते थे, बहुत खा जाता, कहे हाथ हूत, कान खा जाता, सिर खा जाता मेरे को। आजकल तो टाबर लड़े को नहीं, जमानो चेंज हो गो। बोला टाबर है, बोला के डरपोक टाबर है, मोबाइल में लड़ा लें भाई, देख लें भाई गेम वगैरह, बांध देख देख। अपने टाइम में रियल गेम वही होते थे, कूट गिरता, चढ़ जाता, कपड़ा फाड़ देता, बाल उतार लेता, नोच डालता, ठीक है, बटका खा जाता। तो ये जो बटका बढ़ने की प्रवृत्ति है ना, वो सेक्सुअल है, याद रखना, काम प्रवृत्ति का परिचायक है। बाल्य अवस्था को टापर ऐसी कोई व्यवहार नहीं करेगा। काम प्रवृत्ति लो लेवल पे यदि कहीं होती है तो कहां होती है? ये याद रखना, यानी यहां बच्चा रचनात्मक बनेगा। काम प्रवृत्ति नहीं है वहां बच्चा क्रिएटिव है, याद रखना। जो आदमी क्रिएटिव है ना, उसमें सेक्सुअल इंस्टिक्ट नहीं होगी। ये आप चीजों को जोड़ के समझ लो, आप चीजों को। काम प्रवृत्ति कहां न्यून पाई जाएगी? बाल्यावस्था में, ठीक है। काम प्रवृत्ति नहीं होती तो बच्चा क्या बनता है? रचनात्मक बनता है। दोनों विशेषता इंपॉर्टेंट हो गई। तो काम प्रवृत्ति की न्यूनता लिख लो आप, इसमें इंपॉर्टेंट है। काम प्रवृत्ति क्या होती है? लो लेवल पे होती है बाल्यावस्था। इसलिए सबसे हैप्पी स्टेज किसे कहा जाता है? हैप्पी स्टेज समझ लो, खुशी की अवस्था। सबसे खुशी कहां होती है? बाल्यावस्था। क्यों? काम प्रवृत्ति नहीं है। अपन सब दुखी हैं, सब परेशान अपन काम प्रवृत्ति की वजह से। हमारे इमोशंस, हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस, कहीं भी बाहर जाते हैं तो आपका ध्यान और चीजों पे जाता है, किताबों पे नहीं जाता है। होता ना, अपन भ्रमित से हो गए हैं। अपन सोचते हैं क्यों हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन क्यों आ रहे हैं? डिस्ट्रैक्शन करवाने वाली एक चीज आपके अंदर भरी पड़ी है, आपको समझ में नहीं आ रहा, वो करवा रही है आपसे, इसलिए डिस्ट्रैक्शन है। और सब में है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों।
अब उनको दबाओगे तो और बढ़ता है वो। इसलिए नेचुरल हो जाओ, सहज हो जाओ चीजों को। जितना सहज होगी, दिनचर्या अच्छी होगी, चीजें ऑटोमेटिकली, आपका लाइफ बहुत स्मूथली चलेगा। फिर चीजें दिमाग में आएंगी नहीं, आपके होगा ही नहीं कुछ भी। तो काम प्रवृत्ति की न्यूनता है। फिर लिखना रचनात्मकता और संग्रह की प्रवृत्ति, इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, रचनात्मक बच्चा कब बनेगा? जब काम प्रवृत्ति क्या होगी, चीजों को रिलेवेंट करते जाओ, याद करने के तरीके हैं। काम प्रवृत्ति न्यून हो जाएगी जहां रचनात्मक बन जाएगा आदमी, बहुत बड़ा क्रिएटिव कलाकार बनेगा वो। ये जो पेंटर होते हैं ना, इनमें सेक्सुअल इंस्टिंक्ट खत्म हो जाती है। वह ऐसा वर्णन कर देंगे, तुम खजुराहो में जाओगे तो तुम बावड़े हो जाओ, तुम घर वालों के साथ जाओगे तो तुम्हें कहोगे चलो मम्मी पापा। वेस्टर्न के जो लोग आते हैं ना, अपने बच्चों के साथ आते हैं, उनको दिखाते हैं वो चीजें, क्योंकि वहां काम प्रवृत्ति को दबाया नहीं जाता, इसलिए वो अबनॉर्मल नहीं होते। और अपने इंडियंस की प्रॉब्लम ये है कि अपने दबाव, फिर जब वो पहली बार नौकरी के लिए अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, तब वहां के समुद्र पे जाते हैं तो बावड़ा या घूमे, मैं प्रोजेक्ट लेके आया, वो तो जहां भूल हो रहे। ये इंडियंस की प्रॉब्लम है। हमारे लड़कियों की स्कूलें अलग, लड़कों की स्कूलें, खत्म कर देंगे, डेवलपमेंट ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा। मैं बता रहा हूं, आने वाली पीढ़ियां अजीब सी पैदा होने लग जाएंगी। ये गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल का कॉन्सेप्ट है ना, आपके मनोवैज्ञानिक विकास के जस्ट अपोजिट है। जो लड़की को एजुकेशन में पढ़ी है, उसका डेवलपमेंट हाई लेवल का होता है, और जब वो कभी भी किसी लड़के से मिलेगी ना, तो एकदम नॉर्मल मिलेगी, बात करेगी, कुछ भी कर लेगी। और आप देखना, कई बार आपने बीएड की है, सबने बीएड और बीएसटीसी में सबसे अधिक जोड़े बनते हैं, क्योंकि भटके डर हैं बटे एकदम से। पहले तो लड़की अलग ही, लड़को अलग हो, बटो और ठीक है, सबके जोड़े तय हो जाते हैं। और तो होगी भाई, क्योंकि मैंने 2-2.5 साल पढ़ा है बीएड कॉलेज में, तो परेशान हो गए जोड़ों को अलग करते करते, ठीक है ना। उसका रीजन क्या था? साइकोलॉजिकल रीजन। इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज की एजुकेशन, को एजुकेशन, वो गेम खेल रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे हो। हमारा डेवलपमेंट अलग, अपने संकुचित धारणाएं, लड़के लड़की को अलग रखो, लड़की मिलनी नहीं चाहिए, लड़का मिलना ही नहीं चाहिए, वो इन फ्यूचर जाके उस लड़की या लड़के के लिए बेहद खतरनाक होता है। उसका डेवलपमेंट, उसके इमोशंस ही निकल ही नहीं पाए। आप को एजुकेशन में बैठे हैं, बहुत सहज होगे, उनमें अच्छी फ्रेंडशिप होगी। अपने यहाँ फ्रेंडशिप का मतलब समझ रहे हो ना आप, एक ही उद्देश्य होता है, एक ही टारगेट होता है। वेस्टर्न कंट्रीज में फ्रेंडशिप का मतलब यह है, इतनी बहुत प्योर फ्रेंडशिप, जहां लड़की लड़की की मदद कर रही है, दोनों कैरियर में एक दूसरे का योगदान दे रहे हैं। सच में दोस्ती वही होती है, और वही होनी चाहिए दोस्ती। तुम जिस स्टेज में हो ना, वहां फ्रेंडशिप का मतलब है एक दूसरे के कैरियर को बनाना। वहां डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, एक दूसरे की ताकत बनना चाहिए तुम्हें, और तुम एक दूसरे की कमजोरी बन रहे हो यहां पे। जबकि ताकत बन के देखो, आपको मजा आएगा पढ़ाई करने में, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो आप। ये वेस्टर्न में है, आप देखना। इसका रीजन है बेसिक अच्छा है, बेस अच्छा है, और हम चीजों को दबा के बैठे हैं, तो दबाओगे तो चीजें क्या उठेंगी, याद रखना। रचनात्मकता की प्रवृत्ति आपको याद आ रहा है? बाल्यावस्था थोड़ी सी किसी बच्चे को याद आ रही हो रचनात्मक? आप में से कितने बच्चों ने कागज की नाव बनाई है? बहुत बढ़िया, आपने जिया है बचपन को। बारिश हुई और आप भाग गए और कागज की नाव बना के खेल रहे हो, कितना मजा आ रहा था। वो बारिश को जी रहा है बच्चा, उस नाव को जी रहा है। हवा में उड़ने वाली हवाई जहाज सबने बनाई, क्लास में फेंक लेते थे, कितना मजा आता था। सोच के देखो, आजकल के बच्चों से पूछना कैसे बनती है, नहीं पता। टायर बनाए चप्पल को काट के, हमने बनाए। कोई भी गेस्ट, जब पहले के मेहमान आते थे गांवों में, तो मेहमान जूता कौन पहन के आता? मेहमान आते ना, वो नई चप्पल पहन के आते, तो हमारे लिए वो सुलभ अवसर होता। वो अंदर चाय पी रहे भी कि चप्पल उठाई, चप्पल के बीच में से 2 टायर काटना, अले 4 टायर काटा भी कि चप्पल बहन में रखा है। सोचो, हिम्मत देखो बच्चों की, क्रिएटिविटी देखो कि यार गेस्ट की चप्पल की टायर काटना ही। अब उससे बच्चा ब्रेव बनता था, उससे वो मुकाबला करने की ताकत आती थी कि मान ले पतो चल गो तो मम्मी क्या करेगी, पापा क्या करेगा, गेस्ट क्या करेगा, तो बच्चा उससे साहसी बनता था। अब ऐसे बच्चे जिन्होंने बचपन में ऐसे टायर काटे हो, उनको प्रतियोगी परीक्षा में असफल भी हो गए तो डर नहीं लगेगा। यार जिंदगी में ताकत आती है। आपका तो पता नहीं, आप वो बॉल क्रिकेट खेलते थे पहले,
अब तो टेनिस की बॉल आने लग गई। मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत चाव था, बहुत क्रिकेट खेला है मैंने, ठीक है ना। तो हमारा जो घरेलू क्रिकेट था उसमें मैंने लगभग 6200 प्लस विकेट लिए मैंने। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मैं स्पिनर बहुत गजब का हूँ, ठीक है ना। मैं किसी भी बैट्समैन को आउट कर देता, इतनी गजब की स्पिन करवाता था। तो हमारी स्पिन का कारण बताऊँ क्या होता था कि हम रबड़ वाली बॉल लेते थे और रबड़ वाली बॉल पे फिर अंडरवियर पे जो रबड़ आता है ना मोटे वाला, वो चढ़ाते थे। उससे बॉल क्या होती है, स्विंग होती है, ठीक है ना, बहुत अच्छी रहती है। अब आज का टाइम तो अलग है, अरे आज का टाइम तो अलग है। उस टाइम में सबसे बड़ी समस्या बताए क्या थी हमारे सामने, कि लगभग लड़के तो अंडरवियर पहनते ही नहीं थे, ठीक है ना। और जो पहनते थे ना वह जांगिया पहनता, मतलब कपड़ा, ठीक है ना। तो चैलेंज बड़ा कि वो कहाँ से लाई जाए। तो हमें बड़ी सर्च होता था। तो हमारे पास में बगल में एक मकान था, वहाँ थोड़े वो बाहर बॉम्बे साइड रहते थे। तो हमारा टारगेट जो होता था वो घर ही होता था, ठीक है, कि जो भी रबड़ मिलेंगे वो वहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो पूरा टारगेट करके उस घर का कोई बच्चा होता था, उसको हम कहते थे तेरे को ओपनिंग में खिलाएंगे कल, और कल आउट नहीं होने देंगे, लेकिन तू बता कि अभी कौन आया है। तो बताता था कि घर में आज चाचा आया है। अब चाचा आया तो हमें पता था कि अंडरवियर जरूर पहन के आया है, ठीक है ना। तो बाथरूम में जाके और 3-4 जने होते थे और अंडरवियर उठाई, उसके ऊपर से बस वो रबड़ वाला एरिया चाहिए था मेरा, ठीक है ना, ब्लेड से काट के और उस अंडरवियर को ऐसा ऐसा सुखा के आते थे, ठीक है ना। अब वो चाचा बेचारा सुबह नहाने के बाद जब पहनेगा तब वो नीचे आके पड़ेगी, तब पता चलेगा कि यार इसका रबड़ कहाँ गया। ऐसे कारनामे हमारे किए हुए हैं, बताओ आप। अब जो ताकत इतनी रखते हैं, इतने क्रिएटिव जो हो सकते हैं, इतनी हिम्मत जो रख सकते हैं, उनके आगे की लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रेस आ भी जाएगा तो टेंशन नहीं होगी। आजकल के बच्चे कर सकते हैं क्या? हमने जो रचनात्मक गतिविधियां की है ना, वो सच में क्रिएटिव थी। बच्चा उनसे सीखता था, मुकाबला करने की योग्यता, प्रतिरोध की योग्यता, हर चीज डेवलप होती थी। आज का बच्चा क्रिएटिव क्या कर रहा है, वो सिर्फ वो डायग्राम बना रहा है। उसके स्कूल में भी वो उसको बुक दी जाती है, वो क्रिएटिविटी रियल में नहीं है, वो एक देख के फॉलो कर रहा है उसको। और हमने अपने लेवल से चीजों को बनाया, यार इसको इतना बेटर कैसे बनाए, ये चीज कैसे बनाए। डब्बों को बना के गाड़ियां बनाते थे, ठीक है ना, वो गाड़ियां इतनी सुंदर कैसे बनाई जाए, उस गाड़ी में क्या चीज लगाई जाए, ये सब क्रिएटिव वर्क अपन लोगों ने किए हैं। वो सच में रचनात्मकता थी। संग्रह का मतलब क्या था, यहां पे चीजों का संग्रह अपन लोग करते थे, आपको याद है। अब इससे बोरियों का सीजन चल रहा, तो मैंने तो बोरिये घड़े भरे थे, मैंने तो भर लाते थे खूब सारे बोरिये, कई दिनों तक खाते थे। शांगरी वगैरह ये सब इकट्ठी करते थे। कांच की गोलियां लड़कों का बड़ा चाव होता था। अब जो बचपन में कांच की गोलियों से निशाना लगाने लग जाता है, उसके आगे के निशाने चूकते नहीं है, ठीक है ना। अब आजकल आका निशाना लगेंगे नहीं, देखें गठे निशानों कटेवरी ला गठे, हालत खराब है। अब अपन बचपन में कांच की गोलियां खेलते थे एकदम से, तो एकदम निशाना लगाने की सटीक योग्यता आ जाती थी। ये एबिलिटीज थी, ये मनोवैज्ञानिक डेवलपमेंट था। सच बताऊं आपको, लड़कियां क्या खेलती थी आप लोग, लड़कियों को पत्थरों का संग्रह था, शौक था। सही कहीं भी सुंदर पत्थर मिल जाएंगे तो इकट्ठे कर लेती थी और वो खेलती थी गट्टा, ऐसे ऊपर नीचे ना, टीठा गट्टा ऐसे बोलते थे, ठीक है ना। तो उस समय अपन लड़कियों के साथ भी खेलते थे, पता है आपको, अपने टाइम में होता था। परिवारों में इतना पॉजिटिव माहौल था कि कोई ये सोच नहीं सकता था। आजकल तो परिवार में भी कोई लड़की लड़के साथ खेले, भैया को कोई भी चक्कर हो उसका दूर करो अलग, ठीक है। उस समय कबड्डियां खेलते थे हम लड़कियों के साथ, कोई मन में कभी नेगेटिविटी आई नहीं, ना लड़कियों में ना लड़कों में आई, ना घर वालों में कभी आई। आज की तो पता नहीं इन्वायरमेंट अपना नेगेटिव बन गया है, इससे अपना डेवलपमेंट बहुत प्रभावित हो रहा है। तो रचनात्मकता और संग्रह की प्रवृत्ति सबसे अधिक कहां पाई जाती है, बाल्यावस्था में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट लेना बहुत बार आया हुआ है। रचनात्मकता के स्थान पे एक वर्ड आ सकता है, विधायकता। क्या आ सकता है, विधायकता और रचनात्मकता एक ही वर्ड होता है, ठीक है ना। विधायकता की प्रवृत्ति है, रचनात्मकता की प्रवृत्ति। समझ में आ गया। क्रिएटिव स्टेज 6 वर्ष से स्टार्ट होती है और 30 वर्ष की आयु में चरम पे होती है रचनात्मकता। समझ रहे हो, 6 वर्ष से स्टार्ट होगी और 30 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट, काल्पनिक भय का अंत। काल्पनिक भय का अंत।
काल्पनिक भय जानते हो? अरे शेष अवस्था में बच्चों को अपन कहते हैं बेटा दूध पी लेनी आबू आ जागू, यो काम कर लेनी भूत आ जागू। अरबी टाबर ने मड़ा भी आबू का चक्कर में केरू के पिला दी, दवाई भी नहीं पिला दी और भी नहीं पिला दी। वो टाबर सोचा मड़ो आ जागू भाई पी लो भैया अपना। तो बाल्य अवस्था में जैसे आप बच्चे को कहोगे बेटा दूध पी लेनी आबू आ जाएगा, तो बच्चा कहेगा पहले भी आबू न बुलाओ पापा थे, मैं देखूं तो सही वो है क्या को। तो बच्चा को आप डरा नहीं सकते कपोल कल्पना से कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो काल्पनिक जो भय बच्चे का उस समय क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, भविष्य के प्रति चिंता नहीं पाई जाती। फ्यूचर की कोई टेंशन को नहीं हुआ बच्चा, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, मतलब मस्त जिंदगी जीता है इस समय वो। आजकल के बच्चों में तो टेंशन है, बाल्यावस्था वालों में भी माहौल गंदा हो गया। हम बकवास जिंदगी, अपने बच्चों को भी जिंदगी बकवास दे रहे हैं अपन, प्रतिस्पर्धा होड़ दे रहे हैं बच्चों को। मैं देखता हूं कि जहां मैं रहता हूं सीकर में, वो एरिया है जो कोचिंग वाला IIT नीट वाला एरिया है, और हमारी कॉलोनी जो है उसमें रूम मिलते ही नहीं है, मतलब भरे पड़े हैं वहां पे। तो मैंने वहां देखा है कि बाहर के लोग आ जाते हैं और बच्चे को 5वीं 6ठी क्लास से कोचिंगों में एडमिशन दिलवा दिया नीट IIT में। और वो बच्चा क्या चाहिएगा बताओ आप, वो मर जाएगा, दब जाएगा वो। और वो बन भी गया ना डॉक्टर इंजीनियर, अपनी जिंदगी नहीं जी पाएगा। जिंदगी बच्चा तभी डेवलप होगा जब वो बाल्यावस्था को उसने स्कूल एजुकेशन में खुल के जिया हो। यदि उसने कोचिंग में उस टाइम को जी लिया ना, तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग कभी बना ही नहीं। वो चाहे उसके पास करोड़ रुपए महीने की तनख्वाह आ जाए, फिर भी वो एक बकवास जिंदगी जी के जाएगा। अपने टाइम की बाल्यावस्था और आज की बाल्यावस्था में भी फर्क आ गया है, क्योंकि हम बच्चों को दबा रहे हैं और अपने सपने पूरे ना कर पाने की महत्वाकांक्षा उन बच्चों पे अपन लाद रहे हैं। जबकि स्कूल एजुकेशन मतलब स्कूलिंग होनी चाहिए, वहां कोचिंग नहीं होनी चाहिए। 10th तक बच्चे को कभी भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं करवाओ आप, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट लिखो, वैज्ञानिक व तार्किक दृष्टिकोण का विकास। वैज्ञानिक व तार्किक दृष्टिकोण, कौन सा दृष्टिकोण? वैज्ञानिक व तार्किक, लॉजिकल हो जाता है, साइंटिफिक अप्रोच होता है बच्चे का। वैज्ञानिक व तार्किक दृष्टिकोण। बिना उद्देश्य के घूमने की प्रवृत्ति, मतलब निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, निरुद्देश्य जानते हो, बिना उद्देश्य के घूमे हो आप लोग। अरे बाल्यावस्था में बच्चों सबसे अधिक इंतजार करे गर्मियां की छुट्टियां को। क्यों? कहां जाएगा? ननिहाल। आजकल के बच्चों से पूछो, ननिहाल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। आने वाले टाइम में मामा और नानी वाला कॉन्सेप्ट बेहद कमजोर हो जाएंगे, याद रखना। मामाओं का सबसे अधिक लगाव यदि अपने टाइम में होता था वो बांझों से होता था, खुद के टाबरा से को नहीं हो। तो पहले को टाइम दो तो गजब को, ठीक है ना। मामा का लगाव भांजों से ज्यादा होता था। आजकल मामा को लगाव आपका टाबरा से हुआ है कि मैंने गर्ल ने मामी है भी गए, मामूल बदल गो। अब ननिहाल बच्चा जब जाएगा ना, तो वहां बच्चा बदमाशी करेगा, और बदमाशी करना मतलब डेवलपमेंट की अनिवार्य शर्त है। विकास के लिए बहुत जरूरी कि बच्चा बदमाशी करे। खुद के घर में डर रहता है, बाहर ननिहाल गया तो वहां जितनी भी कुछ मादी हुए बैठे करके आओ वो, और वो उसके विकास के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उसका सबसे अधिक डेकोरम ये रहता है, इंतजार करता है कि कब गर्मी की छुट्टियां और मैं जाऊंगा। तो उसमें 2 उद्देश्य पूरे हो रहे हैं उसके, एक तो घूमने वाला, ठीक है, और वो ननिहाल वाला तो खैर साथ में है ही। वो लगाव भी पहले के बच्चों में ज्यादा होता था, आजकल तो बच्चों के लगाव ही नहीं होता। आजकल तो एक सीधो सो कॉन्सेप्ट काट लें, नानी है नानी तो कानी कर दो। अरे आप पहले गोत्र भी अफा लगाता है, नानी कानी कौन करता। आजकल तो नानी के कर दो कानी कर दो। नानी की वैल्यू खत्म होगी, क्योंकि रिश्तों में इमोशंस हमारे क्या है, नहीं बच्चे हैं। तो वही चीजें हैं। तो शेष अवस्था और किशोर अवस्था में घूमने की प्रवृत्ति होती है, बट इतनी नहीं होती जितनी कहां होती है बाल्य अवस्था में। और इसलिए आपसे एक प्रश्न यहां से पूछ सकता है कि बच्चा विद्यालय से बंक मारना कब शुरू करता है। तो बंक मारना शुरू करता है वो कहां करता है, बाल्य अवस्था में, क्योंकि वो घूमना चाहता है।
कहीं भी घूमेगा, कहीं भी चला जाएगा, कोई भी गाड़ी में बैठ के चला जाएगा, उसको बड़ा मजा आएगा। तो स्कूल से बंक मारना यहां शुरू करता है। कितनी विशेषताएं होगी? 12-13, चलो ठीक है। नेक्स्ट लिखो, 12 हो गई। नेक्स्ट लिखो, सवेंगों पर नियंत्रण, इमोशंस पे कंट्रोल कर लेता है बच्चा। सवेंगों पे क्या कर लेता है? नियंत्रण। क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, अरे शेष अवस्था में सवेंग जैसे आएंगे उनको वैसे व्यक्त करेगा। किशोर अवस्था में अति सवेंग स्थिति है, वहां तो और भी बहुत ज्यादा इमोशनली बहुत कमजोर हो जाता है बच्चा। बाल्य अवस्था में बच्चा इमोशंस पे कंट्रोल करता है। आपने कई बार देखा होगा, बाल्य अवस्था के बच्चे को सब गेंद बना के रखते हैं। सबसे अधिक धुलाई यदि किसी अवस्था में बच्चे की होती है, वो बाल्य अवस्था में होती है। हर कोई हाथ आजमा ले और बच्चा कंट्रोल्ड रहता है। आपने देखा, मम्मी ने अभी 10 मिनट पहले 4 थप्पड़ मारे और 15 मिनट बाद में मम्मी आवाज लगाओ, बेटा रोटी बन गई आजा, तो वो टाबर अति सुनता है, बाकी रोटी खा गो। शेष अवस्था को बच्चों यदि मम्मी मारती तो कन्याव है। किशोर अवस्था को बच्चों घर भी भाग का 2-3 कोन खावा रोटी। और बाल्य अवस्था में पता है जी 10 मिनट लेट कर दी तो 5 और पड़ेंगी, यूं बढ़िया है कि आपने चेपते मीटर है, ठीक है ना। उसका इमोशंस पे नियंत्रण है। इसलिए मैंने कहा ना, हैप्पी स्टेज के रीजन बहुत सारे हैं इसमें। काम प्रवृत्ति नहीं है, सवेंगों पे नियंत्रण। नेक्स्ट, स्थायी भाव का विकास। ये आया हुआ स्थायी भाव कहां पाए जाते हैं? सेंटीमेंट बोलते हैं इनको अपन, स्थायी भाव। ये सवेंगों का ही रूप है। जैसे आदर है ना, रेस्पेक्ट, वो स्थायी भाव है। आत्मसम्मान स्थायी भाव है। ये बच्चे में कहां डेवलप होने शुरू होते हैं? बाल्य अवस्था। लिख लेना, जैसे आदर, आत्मसम्मान ये विकसित होने शुरू हो जाते हैं, वैसे सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे अधिक किशोर अवस्था में होता है। नेतृत्व के गुण की शुरुआत अगली विशेषता है। लीडरशिप का गुण डेवलप होना शुरू हो जाता है यहां पे। नेतृत्व के गुण की शुरुआत, मतलब बच्चा क्लास में मॉनिटर बनूंगा, अपने ग्रुप का नेता बनने का प्रयास करता है, तो नेतृत्व, लीडरशिप डेवलप होनी शुरू हो जाती है बच्चा में। ठीक है, ये देख लेना जो विशेषताएं लिखाई है मैंने, ठीक है ना। इसमें जो काम की हैं वो यही हैं। रचनात्मकता, संग्रह की प्रवृत्ति इंपॉर्टेंट है। शारीरिक मानसिक विकास स्टेबल होता है, ठीक है। और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, ये इंपॉर्टेंट है। वास्तविकता की अवस्था किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और एक और लिखना, ये भी 2-3 बार रिपीट है, समलैंगिक मित्रता, गे फ्रेंडशिप। गे जानोगे? आजकल गे को कॉन्सेप्ट अलग आ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट अलग हुआ है, समझ रहे हो? अरे समलैंगिक मित्रता हुआ है कि बाल्य अवस्था में लड़की लड़की ने दोस्त बनाओगी, लड़को लड़का ने दोस्त बनाओगे। 8 साल के बाद में लड़का लड़की एक दूसरा के मतलब अपोजिट के सागे को नहीं रहे बे, जो को आपको सेम लिंग अभी के सागे रहे, तो समलैंगिक मित्रता होती है। मित्रता की बात कर रहा हूं मैं। एक होता है प्रेम, जो अपन किशोर अवस्था में पढ़ेंगे, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मित्रता में याद रखना, प्रेम यहां नहीं आएगा। केवल फ्रेंडशिप, जो गे फ्रेंडशिप है, वो कहां पे होती है? बाल्य अवस्था, याद रखना है। हेडलाइन डालो, बाल्य अवस्था में एजुकेशन, शिक्षा। बाल्य अवस्था में शिक्षा कैसे होनी चाहिए? शिक्षा, हेडलाइन डाल लो, बाल्य अवस्था में एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा रटना मत, बहुत इजी चीजें हैं। कुछ चीजों को बहुत हल्के रूप में तैयार कर सकते हो। जैसी विशेषताएं वैसी एजुकेशन होगी, समझ रहे हो? जैसे बाल्य अवस्था में विशेषता रचनात्मकता, संग्रह की प्रवृत्ति, शिक्षा में आएगा, उसको प्रोत्साहित करेंगे। जिज्ञासा की प्रवृत्ति मतलब उसको प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। भ्रमण की प्रवृत्ति है तो उसके लिए पर्यटन की व्यवस्था करेंगे, स्काउटिंग की व्यवस्था करेंगे। जैसी विशेषता है वो एजुकेशन होती है। तो इस पार्ट को रटना मत आप, ठीक है ना। लिखो, एक स्टेटमेंट लिखना, ब्लेयर जॉन्स ब्लेयर व जॉन्स के अनुसार
ब्लेयर व जोन्स के अनुसार बाल्य अवस्था वह समय है बाल्य अवस्था वह समय है जब बालक के बाल्य अवस्था वह समय है जब बालक के आधारभूत दृष्टिकोण जब बालक के आधारभूत दृष्टिकोण कोमा मूल्यों आधारभूत दृष्टिकोण कोमा मूल्यों तथा आदर्शों का निर्माण हो जाता है। आधारभूत दृष्टिकोण कोमा मूल्यों व आदर्शों का निर्माण हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आप याद करें, छोड़ सकते हैं, मतलब इसको रेड पॉइंट में डाल देना, आप इग्नोर भी कर सकते हैं इसको। एजुकेशन में पहला बिंदु लिखो, सवेंगों की अभिव्यक्ति पे बल रटना मत, इनको बिना पढ़े जाना उत्तर सही हो जाएगा आपका, तय मान के चलना। आपने क्लास लिए बिना पढ़े जाना, एजुकेशन का आंसर रटना मत इनको। मतलब बच्चा सवेंगों पर नियंत्रण करता है, इसलिए अपन एजुकेशन में करेंगे कि बच्चा सवेंगों को अभिव्यक्त करे। सवेंगों को अभिव्यक्त करने से विकास बच्चे का अच्छा होता है। नंबर 2, रोचक व उपयोगी पाठ्यक्रम। रोचक व उपयोगी पाठ्यक्रम, क्योंकि बच्चे से स्कूल से जाने की प्रवृत्ति होती है ना, भाग जाने की, स्कूल का कम मन करता है, इसलिए पाठ्यक्रम रोचक होगा, इंटरेस्टिंग होगा। 3 नंबर पे, रचनात्मकता व संग्रह की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। रचनात्मकता व संग्रह की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। क्या मतलब होता है इसको बताओ? अरे बच्चा जब क्रिएटिव गतिविधि करे तो उसको मोटिवेट करना है कि बच्चा, एक बच्चा है वो कै कबूतर याद कर रहा है और एक बच्चा कबूतर बना ही रहा है। कौन सा अच्छा काम है? बनाने वाला। ये ज्यादा अच्छा इफेक्टिव वर्क है, ठीक है। अमूमन अपने टाइम में क्या होता था, जो वो याद कर रहे हो भी टाबर की प्रशंसा करता कर का, यार वो बहुत बढ़िया टाबर है, रट रहे हो धड़ाधड़, जबकि होना चाहिए इंटरेस्टिंग ये है। तो आपका गोलू जब कबूतर बनाए तो आपको ये कहना है, बेटा इसी तरह कबूतर बनाता है और इसी तरह इनको उड़ाता रहे, ठीक है ना। तो वो रचनात्मकता को आपको मोटिवेट करना है। नेक्स्ट, और संग्रह की जो प्रवृत्ति उसको भी यही करोगे, बस संग्रह अच्छी चीजों का करे, डाक टिकटों का, पैसों का, न्यूज़पेपर की कटिंग्स का, उसको दिशा दे दो बस आप। पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था। पर्यटन व स्काउटिंग, अरे योगेश जी वो रिजल्ट निकाल दियोगे हैं? मेरे पास देख के जाना उसी कॉपी एक। रचनात्मक क्या लिखा? पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था। पर्यटन व स्काउटिंग। पर्यटन स्काउटिंग क्यों करेंगे अपन? क्योंकि बच्चे में मैंने एक प्रवृत्ति लिखा है, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति है, तो वो भ्रमण की प्रवृत्ति उसकी संतुष्ट रहेगी। अपन जब उसको भ्रमण करवाएंगे तो वो स्कूल से गलत तरीके से भागेगा नहीं। और स्काउट गतिविधि का फायदा ये होता है कि बच्चे में सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है, इसलिए। नेक्स्ट, सामाजिक व नैतिक मूल्यों की शिक्षा। यद्यपि उसमें हो जाते हैं लेकिन फिर भी देंगे अपन उसको, सामाजिक नैतिक मूल्यों की शिक्षा। और अंतिम लिख लेना, क्रिया व खेल विधि का प्रयोग। क्रिया व खेल विधि का प्रयोग। क्रिया व खेल विधि मतलब करके सीखेगा और खेल के माध्यम से सीखेगा। थर्ड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है नागौर से, जब डिस्ट्रिक्ट वाइज हुई थी। शेष अवस्था में भी शिक्षा में क्रिया और खेल विधि है, और बाल्यावस्था में भी करके सीखना और खेल के माध्यम से सीखना, दोनों में उपयोगी है, तो ये याद रखना।